प्यारे छात्रगण, आज हम लोग एक नया अध्याय पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मेरी पोर्ट ब्लेयर यात्रा। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी है। इसमें हम लोग देखेंगे काफ़ी अच्छा अनुभव लेखक के द्वारा बताया गया है कि जब वे अंडमान निकोबार द्वीप पे गए थे, ये हमारे भारत देश का ही एक अंग है, एक हिस्सा है, तो उन्होंने वहाँ क्या क्या देखा। स्टोरी शुरू होती है अगस्त 1994 में परिवार के सदस्यों के साथ चेन्नई से अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर तक की 1191 किलोमीटर की यात्रा लगभग 2 घंटे की वायुयान यात्रा सहज और सुखद रही। यहाँ पे बताया जा रहा है, ये कहानी आपका अगस्त 1994 का। लेखक अपने परिवार के सदस्यों के साथ चेन्नई से अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वहाँ तक की यात्रा किए थे। और कितना किलोमीटर था टोटल? तो 1191 किलोमीटर। और कितना समय लगा था बच्चों? तो 2 घंटा। क्यों लगा था कम समय? क्योंकि ये वायुयान द्वारा यात्रा किया गया था। और यहाँ कहा जा रहा है कि काफ़ी सहज और सुखद था, काफ़ी अच्छा अनुभव था। आगे देखते हैं आगे कि हम लोगों ने इसमें क्या हुआ। ठीक है, देखो, उड़ान शुरू होने के थोड़ी ही देर बाद वायुयान में एक अधिकारी यात्रियों को जीवन रक्षक जैकेट के संकटकालीन उपयोग के बारे में अंग्रेजी में समझाने लगे। क्या होता है कि जीवन रक्षक जैकेट, जब आप लोग वायुयान में बैठोगे तो एक जैकेट भी पहनाया जाता है ताकि अगर कहीं कुछ विषम परिस्थिति आ जाए, संकट आ जाए, तो उसके बारे में अंग्रेजी में बताया जाने लगा। तो लेखक के बगल में एक तमिल भाषी यात्री बैठा हुआ था जो कि अंग्रेजी नहीं समझता था। तो वो अधिकारी की ओर अपना हाथ उठा के प्रश्न पूछना चाह रहा था। तो ये जो लेखक साहब है वो उन्हें अंग्रेजी में समझाने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो व्यक्ति थे वो तमिल भाषी थे। तो तमिल भाषी ना तो अंग्रेजी समझ पाया और ना ही लेखक समझ पाए कि वो तमिल में क्या बतलाना चाहता था। ठीक है, विवशता में उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। मतलब कि जो तमिल भाषी व्यक्ति था आखिरकार विवश हो गया, मजबूरी में आंखें बंद कर लिया, सोचा जो होगा देखा जाएगा। तो लेखक का ये भ्रम टूट गया कि दक्षिण भारतीय सभी कोई अंग्रेजी जानते हैं। जैसा हमारा थॉट है बच्चों कि दक्षिण भारत के लोग अंग्रेजी अच्छा जानते हैं, ये भ्रम टूट गया लेखक का उस दिन। लेखक क्या होता है, देखो, खिड़की के पास बैठे हुए देर तक नीचे का दृश्य देख रहे थे और हम अपने गंतव्य, मतलब जहाँ पहुँचना था वहाँ पे पहुँच गए थे। बादल के ऊपर से उड़ता हुआ वायुयान अब धीरे धीरे नीचे की ओर उतर रहा था। और नीचे में क्या था बच्चों? तो विशाल समुद्र था, हरा भरा धरती था, पोर्ट ब्लेयर की सड़कें थी और सभी भवन धीरे धीरे आपको स्पष्ट दिखाई देने लगे। शीघ्र ही वायुयान चक्कर काट के नीचे आ गया। नीचे आया तो सबसे पहले हवाई अड्डा था। हवाई अड्डा में एक चित्र लगा हुआ था। उस चित्र को देखने में लेखक इतना डूब गए कि उनके परिवार के सदस्य कहाँ चले गए, मतलब हवाई अड्डे से कब बाहर चले गए, ये पता भी नहीं चला। तो उस चित्र में क्या था? तो उस चित्र में हमारे गौरवमय इतिहास को जीवित करने वाला चित्र था। और चित्र में था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का चित्र था, जो कि अपने जापानी नौसैनिक अधिकारियों के साथ पोर्ट ब्लेयर के समुद्र तट पर खड़े थे। यह चित्र देखकर लेखक काफ़ी भावविभूत हो गए थे। उनके मन में एक विचित्र अनुभूति आ गई थी। उन्हें ये पल याद आने लगे कि जब आज़ादी के दीवाने नेताजी ने 29 दिसंबर 1943 को अंडमान निकोबार पर ही तिरंगा झंडा फहरा दिया था और उसे स्वतंत्र घोषित कर दिया था और इसका नया नाम रख दिया था शहीद और स्वराज्य। सोचो कितने बहादुर थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने 29 दिसंबर 1943 को ही अंडमान निकोबार में तिरंगा झंडा फहराकर इसे स्वतंत्र कर दिया था। लेखक अपनी मन में पुरानी यादों में इतने डूबे हुए थे कि परिवारजन जो थे, उनके परिवार के लोग, परिवारजन मतलब परिवार के लोग, कई बार बुला रहे थे। नहीं जाने का मन था, लेकिन अनमने भाव से आखिरकार हवाई अड्डे से धीरे धीरे बाहर चले गए। लेखक सोच रहे थे, अरे मैं यहाँ घर से कई हजार मील की दूरी पर आया हूँ, मैं यहाँ पे लगता है मैं अपने लोगों से अलग हो गया हूँ, क्योंकि सभी को ये इतिहास पसंद नहीं है। लेकिन यह विचार उस समय इनके लिए गलत हो गया जब हवाई अड्डे पर उन्होंने क्या को देखा, तो नौसेना के एक जवान ने इन्हें प्रणाम किया। मतलब लेखक को नौसेना के एक जवान ने प्रणाम किया। तो वो कौन था नौसेना का युवक? वो था इनका पुराना शिष्य, पुरातन शिष्य, जिसने गुरुकुल थॉरली मेरठ में इनसे क्या लिया था बच्चों? शिक्षा लिया था। आगे क्या चाहिए बच्चों कि वो नौसेना में कार्यरत था, वो उनका शिष्य था, इसीलिए अपने गुरु को देखकर अपनी गुरु भक्ति दिखाना चाहता था। अंडमान निकोबार की संघन हरियाली, काफ़ी वहाँ पे ज़्यादा हरियाली थी, ये देख के लेखक का मन प्रसन्न हो गया। ऊंची नीची घुमावदार पक्की सड़कों के किनारों तक
घनी घास का मुलायम गलीचा बिछा हुआ था। कहने का मतलब है बच्चों, सड़क इस प्रकार से था, घुमा हुआ, और साइड साइड में क्या चीज़ था, पूरा हरा हरा घास पूरा बिछा हुआ था। भूमि ऊंची नीची और पथरीली थी। लगता था कि ये लोग कहीं ज्वालामुखी फटा होगा, ज्वालामुखी का उद्गार से पूरा आसपास पूरा पत्थर ही पत्थर बिछ गया होगा। अगले दिन जब सवेरा सूरज उगने से पहले ही लेखक क्या करते हैं, बाहर घूमे, तो ये उनके लिए डरावना अनुभव था। क्यों डरावना अनुभव था? क्या कुछ था? तो हाँ, क्या था पता है बच्चों? बहुत वहाँ पे सांप थे, लेकिन कोई जिंदा नहीं था। सारे के सारे कुचले हुए थे। कुचले हुए थे कहने का मतलब कि सड़क पर से ये सांप क्या कर रहे होंगे, अपना रास्ता निकाल कर सड़क को पार करने का कोशिश कर रहे होंगे, तो किसी वाहन ने उन्हें कुचल दिया होगा। अनुमान लगाया गया कि वहाँ पे काफ़ी घनी वनस्पति, इसलिए वहाँ पे सांप ज़्यादा होगा, और ये उनका अभयारण्य है, मतलब रहने का अधिकार है यहाँ पे किनका, सांप का। इसलिए लेखक बोले नहीं बाबा, सुबह सुबह मुझे नहीं घूमना है, कहीं मुझे सांप ने काट दिया तो हो जाएगा लेने का देनी। आगे क्या होता है बच्चों कि अगले दिन लेखक पोर्ट ब्लेयर का सबसे चर्चित स्थान सेलुलर जेल देखने गए, जिसको कि पराधीनता के दिनों में, कहने का मतलब है जब हमारा भारत देश गुलाम था बच्चों, उस समय अनेक देशभक्तों ने नारकी यातनाएं सही थी। मतलब इतना कष्ट दिया जाता था कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इसके बारे में मैं यहाँ विस्तार में आगे बताऊंगा। इस जेल को काला पानी के नाम से भी जाना जाता था बच्चों, और इस जेल में 7 भाग है, मतलब जेल को 7 भाग में बांटा गया है। देखो ये जेल था, सपोज करो ये 7 भाग है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें क्या हुआ, 2 भाग, ये जो पहला दूसरा, ये 2 भाग क्या हो गया, जापानी बम वर्षा में नष्ट हो गए। 2 भाग, ये 2 भाग को क्या किया गया, भारत सरकार ने तुड़वा दिया। और अब ये जो 2 भाग बचा हुआ 1 2, इसमें अस्पताल है, और 1 भाग ये जो है ये राष्ट्रीय स्मारक के रूप में पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। यहाँ पे पर्यटक जाते हैं और इस जेल को घूमते हैं। अब इस जेल में कोई भी कैदी नहीं रखा जाता है। देखो यहाँ पे पिक्चर बच्चों, हमारे ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, क्या कर रहे हैं, सेलुलर जेल का निरीक्षण कर रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यही जेल है। सोचो कितना विस्मय और कितना बड़ा जेल है। आगे क्या होता है बच्चों, जेल में प्रवेश करते ही सबसे पहले जेलर का दफ्तर है। लगभग 16 फुट लंबा और 10 फुट चौड़ा एक साधारण सा कमरा है। इतना बड़ा कमरा है और ये जेलर का दफ्तर है। लगता है स्वतंत्रता के बाद से इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। कहने का मतलब है स्वतंत्रता के समय में जो दरवाजे थे, जो खिड़की थी, वही सब चीज़ है। कोई भी चीज़ को नया नहीं लगाया गया है। वहाँ आने जाने वालों के पैरों की रगड़ खाकर वहाँ की दहलीज घिस गई है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इन्होंने क्या देखा लेखक जी ने। जब लेखक उस कमरे में गए बच्चों, तो उनका मुख्य आकर्षण था सेलुलर जेल में प्रवेश करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक समूह चित्र, जिसमें जापानी नौसैनिक अधिकारी भी खड़े थे। उन्हें बताया गया कि नेताजी के आगमन के दिन में न केवल पोर्ट ब्लेयर बल्कि पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उत्सव का माहौल था। जैसे हमारे श्री राम जी जब अयोध्या आए थे वापस, तो चारों ओर दीपावली का माहौल बनाया गया था, उसी प्रकार से यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब नेताजी आए थे तो चारों ओर उत्सव का माहौल छा गया था। जेल से सब कैदी पहले ही जापानियों द्वारा क्या कर दिए गए थे, छोड़ दिए गए थे जब बम वर्षा किया गया था। तो लेखक उस चित्र को काफ़ी देर तक ध्यान से देखते रहे। जेल के दफ्तर की बाहरी दहलीज के पास, बाहर का दरवाजा के पास नेताजी चित्र में खड़े थे, भावविभूत होकर। मतलब वे इतने रम गए उसमें कि उस स्थान की धूली को अपने माथे पे लगा लिया। क्यों? क्योंकि ये लेखक जो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कार्यों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए उस स्थान की धूल को अपने माथे पे लगा लिया और काफ़ी देर तक वहाँ पे खड़े होकर अतीत मतलब इतिहास की बातों को सोचते रहे। देखो बच्चों, यहाँ पे एक पिक्चर नज़र आ रहा है। इस पिक्चर को मैं ज़रा सा जूम करके दिखा दे रहा हूँ। देखो कैदी लोग को कितना प्रताड़ना दिया जाता था। ये जेल का दृश्य है। देखो दोनों हाथों को बांध दिया जाता था और फिर बेत से मारा जाता था। ये था कैदियों को बेत मारने का मॉडल। इस प्रकार से वहाँ पे पिटाई किया जाता था बच्चों। कितना दुख तकलीफ झेला जाता था, सोच लो। अंदर पहुंचे तो कैदी की बेतों की भयंकर मार का जीता जागता चित्रण एक मॉडल द्वारा, ये मॉडल है बच्चों, इसमें प्रस्तुत किया गया था। इसे देखकर अंग्रेज शासकों द्वारा आज़ादी के दीवानों को दी जाने वाली यातनाओं का जो चित्र लेखक के मन में आया, उनका रोम रोम सिहर उठा। हुए काफ़ी डर गए कि बाप रे बाप, इतना ज़्यादा यातना सहने के बावजूद भी हमारे देश के जो स्वतंत्रता के प्यारे थे, प्रेमी थे, वे स्वतंत्रता दिलाएं।
पराधीनता के उन दिनों में कैदी को क्या किया जाता था बच्चों, तेल निकालने वाले कोल्हू में अकेला ही जोता जाता था। सोचो, जो बैल से तेल निकाला जाता है, कोल्हू का बैल, वहां पे कैदी को अकेले रखा जाता था और एक कैदी को 20 पाउंड तेल निकालना था। अगर वो थक कर रुक जाता था तो बेतों की मार से उनकी चमड़ी उधेड़ दिया जाता था। इस अमानुषिक यातना से तंग आकर तो कई कैदी लोग क्या करते थे बच्चों, आत्महत्या कर लेते थे। क्या करते बेचारे, काफ़ी तकलीफ में जो थे सारे। अब हम बैरक की ओर चले, मतलब आगे चले, तो जेल की शेष बची बैरक की हर कोठरी को वे छू छू कर देखने लगे। सोचने लगे पता नहीं कौन कौन से हमारे देशभक्त की चरण रज है। चरण रज मतलब पैरों का धूल है और इससे ये पवित्र हो चुका है, इसलिए सबको अपने हाथों से छू छू कर स्पर्श कर रहे थे। अब कैसे ढूंढे कि कांकोरी कांड के स्वतंत्रता सेनानी मवाना मेरठ वासी श्रद्धेय विष्णु शरण जी दुबलीस किस कोठरी में रहे। उन्हें पता नहीं था, वे इनके लिए आए थे कि आखिर अपने इतिहास में पुराने दिनों में जब इनको जेल हुआ था तो किस कोठरी में रहे थे, इसलिए सभी जगह प्रणाम कर रहे थे। तभी एक कर्मचारी ने मुझे बताया कि स्मारक बंद होने का समय हो गया है, चलिए बाहर चलिए। सब पर्यटक बाहर चल चुके हैं, अब भी चलिए बाहर। लेकिन लेखक को लगा अरे ये कैसे हो सकता है, अभी तो मैंने सबसे मुख्य चीज देखा ही नहीं, वो चीज जहां फांसी पाने वाले शहीदों की काल कोठरी और फांसी घर की पवित्र धूल को वे माथे पर लगाना चाहते थे, जहां कई सारे शहीदों ने क्या किया था, फांसी घर में उन्हें फांसी दिया गया था। ये ऐसे लेखक तो काफी कि कभी गुस्सा नहीं करते थे बच्चों, लेकिन उस दिन अपने स्वभाव के विपरीत उस कर्मचारी को इन्होंने डांट दिया। कर्मचारी बेचारा मुंह लटकाया हुआ वापस चला गया और ये चले गए फांसी घर देखने के। फांसी घर के बाहर वे अंधेरी तंग कोठरियां थी जिनमें फांसी के पूर्व देशभक्तों को रखा जाता था अंतिम दिन में कि अंतिम दिन अपना बिता लो। फांसी घर के बाहर बनी हुई पत्थर की कुछ चौकी थी, पत्थर का, जैसे कि हमारे घर में जो लोहरा पार्टी होता है जिसमें मसाला पीसा जाता है बच्चों, उसी तरह पत्थर का चौकी था। एक समय था जब फांसी की सजा पाने वाले दीवाने फांसी लगाने से पूर्व इन चौकियों में बैठकर अपनी अंतिम प्रार्थना भगवान से किया करते थे। फांसी घर तो उसी तरह है, लेकिन फांसी का फंदा, वहाँ फर्श पर बिछे हुए तख्ते और फांसी देते समय जो तख्त है उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं किया गया है। इसके आगे क्या हुआ बच्चों, मैं बताता हूँ। आगे क्या है बच्चों, जो फांसी देने वाला तख्त है उसको हटाने के लिए काम आने वाला जो हत्था है, जिसको हैंडल भी बोला जाता है बच्चों, जिस हैंडल को खींचने के बाद फांसी दिया जाता था, अब उसमें अंतर आ गया। अब अंतर ये है कि पर्यटकों की छेड़छाड़ से बचने के लिए और दुर्घटना ना हो जाए, किसी का अकारण मृत्यु ना हो जाए, इसलिए उस हत्था को स्थिर कर दिया गया, उसको रोक दिया गया है। अब उसे खिसका कर पैरों के नीचे फर्श पर तख्ते हटाए नहीं जा सकते हैं। ये इतने भाव में विभोर हो गए थे कि बार बार ये फांसी के फंदा को छू रहे थे, बार बार उसे गले में डालकर ये देख रहे थे और सोच रहे थे कि वाह मेरे कितने अच्छे स्वतंत्रता प्रेमी थे, आज़ादी के दीवाने थे। वे हंसते हंसते इन तख्तों पर चढ़ गए। आखिरकार कई अनेक नामी गुमनाम शहीदों की फांसी का ये गवाह फांसी घर को देखकर वे भारी मन से बाहर लौटे। उनका जाने का मन नहीं था बच्चों, लेकिन आखिर वे बाहर लौट गए। देखा उस राष्ट्रीय स्मारक के अधिकारी अलसाए हुए जम्हाई ले रहे थे कि कब ये साहब बाहर आएंगे। यहाँ देखो एक पिक्चर नजर आ रहा है बच्चों, ये 7 पॉइंट, इसके बारे में यहाँ विस्तृत जानकारी है। किसी समय वहाँ एक और भी जेल थी पोर्ट ब्लेयर के दक्षिणी भाग में, और वो द्वीप का नाम है वाइपर द्वीप, और वहाँ पे स्थित है 7 पॉइंट। ये जो पिक्चर नजर आ रहा है, यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली वीर महिलाओं को कैद करके रखा जाता था बच्चों, और इसमें वीरंगनाओं को यहाँ पे पहाड़ी पर बना हुआ फांसी घर में फांसी दिया जाता था। सोच लो, जब प्रश्न आता है त्याग और बलिदान का, तो हमारे देश की महिलाएं कभी भी ना पहले पीछे रही थी, न रही हैं और न रहेंगी। तो बच्चों ये चैप्टर समाप्त हो गया। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, धन्यवाद।